हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी ए डिम्पल डांगी। आज हम लोग SA 330 करेंगे, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। इसमें अब क्या है कि हम लोगों ने SA 315 किया था, उसमें बता के रखना था कि हम लोग को रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, और इंटरनल कंट्रोल्स को भी अंडरस्टैंड करके हम लोग को रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बताया था कि रिस्क कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हो सकता है रिस्क, और एक होता है असर्शन लेवल पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मतलब कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क है और गड़बड़ है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। असर्शन लेवल पे भी हम लोगों ने निकाला था कि रिस्क असर्शन लेवल पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब उसको कैसे क्या रिस्पॉन्स करना है, क्या ऑडिट प्रोसीजर लगेंगे हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी और असर्शन लेवल पे क्या हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे, तो वो SA 330 बताता है। तो अब SA 330 आता है ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। असेस्ड रिस्क मतलब जो हम लोगों ने असेस्ट किया था 315 के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग को अब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने रिस्क आइडेंटिफाई किया था उसके लिए हम लोग को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा कि एक सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा कि हाँ ये रिस्क सच में है। तो ऑब्टेन करना पड़ेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट असेस्ड ROMM थ्रू डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के थ्रू। अब इसमें आता है कि एक होता है कि ओरल रिस्पॉन्स होता है असर्शन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर लेवल का अगर हम लोगों ने रिस्क आइडेंटिफाई किया है तो उस पर हम लोग ओरल रिस्पॉन्स देते हैं। और अगर हम लोगों ने असर्शन लेवल पे अगर रिस्क आइडेंटिफाई किया है तो हम लोग एट द असर्शन लेवल हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं। तो एट द असर्शन लेवल जब ओरल रिस्पॉन्स तो ये हो गया, असर्शन लेवल पे ये रिस्पॉन्स हो गया। तो अब असर्शन लेवल पे क्या दो चीजें आती हैं, कैसे क्या हम लोग रिस्पॉन्स देंगे, एक तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगा के और एक TOC करके। तो अब आता है कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल कंप्राइज। अब एट द असर्शन लेवल बोल के रखा हुआ है, तो ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करते हैं हम लोग, एक तो TOD करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स of the class of transaction account balance and disclosure, and substantive analytical procedure। substantive analytical procedure में रिलेशनशिप फाइंड करके हम लोग ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करते हैं। फिर आता है TOC मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तब इवेल्युएट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। कितना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स है वो हम लोग उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं उसको। फिर आता है कि अगर हमने एड्रेस किया है, ये क्या करता है, ओरल रिस्पॉन्स होता है। फिर उसके बाद कब करते हैं हम लोग, ये एड्रेस करता है असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो हम लोग क्या करेंगे, ओरल रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे अगर हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कोई रिस्क मिलती है तो हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को हम लोग बढ़ा देंगे, मोर एक्सपीरियंस स्टाफ अपॉइंट करेंगे हम लोग, मोर सुपरविजन करेंगे हम लोग, incorporating additional element of unpredictability in selection of further audit procedure, change of nature, time and extent of audit procedure। nature, time and extent of audit procedure को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। और ये जो ओरल रिस्पॉन्स होता है ये अफेक्ट करता है, इज अफेक्टेड बाय ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। ऑडिटर में रिस्पॉन्ड टू इनअफेक्टिव कंट्रोल बाय, अगर उसको इनअफेक्टिव कंट्रोल मिल लग रहा है, मतलब इन कंट्रोल्स इनअफेक्टिव है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो क्या करेगा, मोर ऑडिट प्रोसीजर एज ऑफ पीरियड एंड में अपना ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ा देगा पीरियड एंड में, रादर देन इंटीरियर डेट। ऑब्टेन मोर एक्सटेंसिव ऑडिट एविडेंस, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लोकेशन इंक्लूडेड इन ऑडिट स्कोप, अपना स्कोप को वो बढ़ा देगा। आप एक बार ये फुल नोट्स पढ़ लेना, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है अब हम लोग क्या रिस्पॉन्स देंगे, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल पे। ऑडिटर assessment of identified risk at the assertion level provide basis for appropriate audit approach for performing further audit procedure। for example, हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर असर्शन लेवल पे अगर हम लोग को मिलता है कोई रिस्क मिलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो TOC करते हैं हम लोग एक तो, और हम लोग क्या करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर करते हैं। तो अब ये बोल के रखा है कि ऑडिटर क्या कर सकता है, खाली वो TOC परफॉर्म कर सकता है, या तो ऑडिटर क्या कर सकता है, खाली सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, वो एक्सक्लूड कर देगा कंट्रोल को, बिकॉज ऑडिटर को लगता है कि जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर उसने किया है
नॉट आइडेंटिफाइड एनी इफेक्टिव कंट्रोल। जो कंट्रोल्स मैंने बताया था कि रेलिवेंट कंट्रोल्स को ही हम लोग देखते हैं, तो उसको कोई रेलिवेंट कंट्रोल्स मिला ही नहीं। या तो उसको लगता है कि अगर मैं टेस्टिंग भी कर लूँ तो वो इनएफिशिएंट है, या तो वो कंबाइंड अप्रोच हो सकता है, टीओसी भी कर सकता है वो और सब्सटैंटिव भी कर सकता है, दोनों को मिला के वो कर सकता है। फिर आता है इन डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर शैल कंसिडर। वो क्या कंसिडर करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को बनाते समय? वो देखिएगा कि ये रीजन फॉर असेसमेंट गिवन टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो चीजों से बनती है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। तो वो दो चीजों को दिखेगा कि लाइकलीहुड ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज इनहेरेंट रिस्क क्या था, कंट्रोल रिस्क क्या था, thereby auditor requiring auditor to obtain audit evidences to determine whether controls are operating effectively। और वो क्या करेगा, मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा अगर उसको लगता है कि रिस्क ज्यादा है तो। अब इसमें आता है कि नोट है, उसमें बोल के रखा हुआ है सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड ओनली एट और आफ्टर पीरियड एंड। हम लोग कोई कोई ऑडिट प्रोसीजर होता है वो पीरियड एंड या पीरियड के एंड के बाद ही हम लोग परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सा? अग्रीइंग financial statement to the accounting records, examining adjustments made during course of preparing financial statement। financial statement ईयर एंड के बाद ही बनेगा, तो ये सब प्रोसीजर भी ईयर एंड के बाद ही होंगे। प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू रिस्क दैट एट द पीरियड एंड एंटिटी में एंटर इनटू इम्प्रॉपर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में अगर इम्प्रॉपर एंटर हो चुकी है तो। फैक्टर्स दिस इन्फ्लुएंस ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ व्हेन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। अब ऑडिट प्रोसीजर कब परफॉर्म करना है, साल के बीच में परफॉर्म करना है, साल के ईयर एंड में परफॉर्म करना है, तो ये बताएगा कैसे। कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसा है, अगर ज़्यादा कंट्रोल अच्छा कंट्रोल हुआ एंटिटी के अंदर तो वो चाहेगा कि मैं एक बार ही परफॉर्म करके मेरा हो जाएगा मतलब काम। व्हेन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जब उसको लगता है कि जब इन्फॉर्मेशन आने वाली तब वो कर देगा। द नेचर ऑफ रिस्क, एग्जाम्पल रिस्क ऑफ इन्फ्लेटेड रेवेन्यूज, एग्जामिन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल ऑन पीरियड एंड। वो लोग रेवेन्यूज को बढ़ा देती है ईयर एंड में, तो वो ईयर एंड में चाहेगा कि मैं रेवेन्यू को चेक करूं। पीरियड और डेट टू विच ऑडिट एविडेंस रिलेट्स। अब हमने पढ़ लिया था कि ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या होता है, फिर आता है कि असर्शन लेवल पे क्या रिस्पॉन्स देंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे टीओसी क्या करेंगे हम लोग। टीओसी क्या होता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कब हम लोग परफॉर्म करते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कब परफॉर्म करते हैं? ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट include expectations that controls operating effectively, that is rely on controls to determine nature, time and extent of substantive procedure। उसको लगता है कि जब वो टीओसी करेगा तो उस टीओसी जितना करेगा वो तो उस पर अफेक्ट पड़ेगा सब्सटेंसिव प्रोसीजर के अंदर, तब वो करता है जब उसको लगता है कि वो रिलाई करता है कंट्रोल्स पे डिटरमाइन करने के लिए मेरे को कितना सब्सटेंसिव प्रोसीजर करना है। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते करते उसको लगता है कि कंट्रोल्स अफेक्टिव है तो वो क्या करेगा, सब्सटेंसिव प्रोसीजर को कम कर देगा। वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स और जो भी एनालिटिकल प्रोसीजर है कम करने लग जाता है। जब उसको लगता है कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर, खाली मैं अगर सब्सटेंसिव प्रोसीजर करूंगी तो मेरे को नहीं मिलेगा कोई भी ऑडिट एविडेंस, तो वो चाहेगा कि मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करूं, क्योंकि मैंने बताया था कि खाली वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी कर सकता है, खाली वो सब्सटेंसिव प्रोसीजर भी कर सकता है। Some risk assessment procedures were not designed as TOC, but they may provide audit evidence about operating effectiveness of control and consequently serve as TOC। जब हम लोग RAP कर रहे थे तो हम लोग कंट्रोल इन्वायरमेंट को समझ रहे थे, तो समझते 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 तो हम लोग को वो हमने ऐसा नहीं बनाया था कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऐसे हमने डिजाइन नहीं किया था कि हम लोग को हम लोग का टीओसी भी हो जाए, पर कभी कभी वो टीओसी हो जाता है। कौन से एग्जाम्पल्स है? अगर हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं मैनेजमेंट के, इंक्वायरिंग कर रहे हैं हम लोग मैनेजमेंट यूज ऑफ बजट, ऑब्जर्विंग कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं अगर बजट एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस से, तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग को पता चल जाता है। इंस्पेक्ट कर रहे रिपोर्ट्स को, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल अमाउंट, तो हम लोग का थोड़ा बहुत टीओसी हो जाता है उसमें भी। फिर आता है अब नेचर एंड एक्सटेंट, या नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टीओसी। टीओसी कितना करना है हम लोग को? इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टीओसी ऑडिटर शेल, डिजाइन एंड परफॉर्म टीओसी ऑडिटर क्या करना चाहिए? परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट। हम लोग करना टीओसी में यही देखना है कि कितना इफेक्टिव है हम लोग का कंट्रोल्स। इंक्लूड क्या करेगा?
हाउ कंट्रोल्स अप्लाइड एट रेलिवेंट टाइम, ये सब चेक करेगा वो। कंसिस्टेंसी, कितना कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहा है इन एंटिटी में, बाय whom and by what means they are applied, determine whether control tested depends upon other controls, कोई indirect controls तो नहीं है। अब मैटर क्या क्या कंसिडर करेगा इन डिटरमाइनिंग एक्सटेंट ऑफ टीओसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल, कितना एक्सटेंट कितना करना चाहिए टीओसी, क्या मैटर डिसाइड, कौन से मैटर पे अफेक्ट करेगा, मतलब कितना हम लोग को टीओसी करना चाहिए, वो कौन से मैटर उसको डिटरमाइन करेंगे। एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल बाय द एंटिटी, कितना अच्छा कंट्रोल है, लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिटर रिलाइंग ऑन कंट्रोल्स, कितना ऑडिटर रिलाई कर रहा है कंट्रोल्स पे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, अगर उसको लगता है डेविएशन बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को बढ़ा देगा। रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस टू बी ऑब्टेन रिगार्डिंग ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, उसको लगता है कि अगर मेरे को रिलायबिलिटी और रेलिवेंस ज़्यादा चाहिए तो टीओसी भी वो ज़्यादा करेगा। द एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स पे भी देख के हम लोग इसका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। Because of consistency of information technology processing, not necessary increase extent of testing, but consider performing test to determine control continue to function effectively. IT अगर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब ये है नहीं कि हम लोग अपना टेस्टिंग को बढ़ा दे, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बट कंसिडर परफॉर्मिंग टेस्ट, हम लोग टेस्ट परफॉर्म करके डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा। सच टेस्ट इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग दैट कोई चेंज टू प्रोग्राम नॉट मेड, अगर कोई चेंज तो नहीं हुआ है प्रोग्राम के अंदर, ऑथोराइज वर्जन ऑफ, क्या एंटिटी ऑथोराइज वर्जन ही यूज कर रही है कि नहीं कर रही प्रोग्राम का, और जनरल कंट्रोल्स और इफेक्टिव कंट्रोल्स है तो सही। तो आईटी कितना भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो तो हम लोग इतना टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करेंगे अगर ये हम लोग को तीन चीजें मिल जाती है तो। कंट्रोल्स ओवर सिग्निफिकेंट रिस्क, auditor shall test those controls in current period when deviation from control upon which auditor rely are detected. ऑडिटर क्या करेगा, टेस्ट करेगा वो कंट्रोल्स को करंट पीरियड के अंदर जो जब उसको लगता है कि जिस कंट्रोल्स पर उसने विश्वास किया था उसमें कुछ डेविएशन आ जाता है। He shall make specific inquiries to understand these matters and their potential consequences and shall determine whether TOC provide appropriate basis for reliance on controls. Additional TOC करेगा वो, potential risk of misstatement needs to be addressed using substantive procedure, ये तो तीन चीजें वो करेगा। फिर आता है टाइमिंग ऑफ TOC, TOC मुझे कब करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। When auditor obtain audit evidence about operating effectiveness of control during interim period, auditor shall obtain audit evidences significant change subsequent to interim period। अगर ऑडिटर ने क्या किया है, ऑडिटर ने क्या किया इंटीरियम पीरियड में, बीच में साल के बीच में उसने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स को उसने टेस्ट किया है, अगर ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है तो अब उसको क्या करना चाहिए, उसे जो भी बचा हुआ जो पीरियड है सब्सिक्वेंट टू द इंटीरियम पीरियड उसको उसके लिए ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करना चाहिए। जैसे साल के बीच में उसने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया तो बाद की पीरियड जो भी है उसके लिए वो क्या करेगा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा और वो डिटरमाइन करेगा क्या मुझे कोई एडिशनल ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन नहीं करना है, वो रिमेनिंग जो मैंने बताया रिमेनिंग पीरियड के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन के बाद करने के बाद जो भी रिमेनिंग पीरियड बच रहा है उसके लिए मेरे को कोई एडिशनल ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन नहीं करना है। तो वो फैक्टर्स क्या क्या डिटरमाइन होगा, मतलब फैक्टर्स क्या क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, व्हाट एडिशनल ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन, कौन से फैक्टर डिटरमाइन करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर उसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसको ज़्यादा लगता है तो वो एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। स्पेसिफिक कंट्रोल टेस्टेड ड्यूरिंग इंटीरियम पीरियड एंड सिग्निफिकेंट चेंज टू देम सिंस दे वर टेस्टेड, कितना सिग्निफिकेंट चेंज आया उसके बाद वो भी फैक्टर डिटरमाइन होता है। डिग्री टू विच ऑडिट एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल वाज ऑब्टेन, लेंथ ऑफ रिमेनिंग टाइम, ज़्यादा अगर लेंथ ज़्यादा है रिमेनिंग टाइम का तो वो बढ़ा देगा उसके बाद अपना एडिशनल ऑडिट एविडेंस वो ऑब्टेन करेगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, कंट्रोल्स कैसे क्या काम कर रहे हैं वो देखेगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तो हम लोगों ने इंटीरियम पीरियड में इंटीरियम पीरियड के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स को चेक किया है। अगर
मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जो प्रीवियस ऑडिट मैं करी हूँ ना, तो उसका ऑडिट एविडेंस भी मैं इस साल यूज कर सकती हूँ. Whether appropriate to use audit evidence obtained in previous audit, consider following: effectiveness of other element of internal controls, risk arising from the characteristics of control whether manual or automated, अप्रोप्रिएट है कि नहीं यूज करना जो भी प्रीवियस ऑडिट के अंदर हम लोग को ऑडिट एविडेंस मिला है. एक तो इफेक्टिवनेस ऑफ अदर कंट्रोल्स देखेंगे मैं, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल, कैसा है अभी हम लोग मैनुअल या ऑटोमेटेड है, इफेक्टिवनेस और जनरल आईटी कंट्रोल्स, क्या जनरल आईटी कंट्रोल्स चलते हुए आ रहे हैं, मतलब सही से चलते हुए आ रहे हैं, तो मैं रिलाई कर सकती हूँ प्रीवियस ऑडिट के अंदर जो मेरे को ऑडिट एविडेंस मिला है. Whether lack of change in particular control poses a risk due to change in circumstances and risk of material misstatement and extent of reliance on controls. If auditor plan to use audit evidence from previous audit, अगर उसने प्लान कर लिया कि हाँ previous जो audit था उसको मैं यूज करूंगी audit evidence as a audit evidence यूज करूंगी, shall establish continued relevance of that evidence by obtaining audit evidence about whether significant change occurred subsequent to. पर अगर मैं रिलायंस कर रही हूँ तो मेरे को एक और चीज करना पड़ेगा कि क्या मुझे देखना पड़ेगा कोई चेंजेस तो नहीं आया सिग्निफिकेंट. ऑडिटर ऑब्टेन दिस एविडेंस, इसके लिए मेरे को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, कोई सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं आया है. तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा दिस एविडेंस बाय परफॉर्मिंग इंक्वायरी कंबाइंड विद ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. एंड ये सब करने के बाद उसको लगता है कि देयर हैव बीन अ चेंज दैट अफेक्ट कंटिन्यूइंग रिलेवेंस, और ये सब करने के बाद इंक्वायरी वगैरह करने के बाद उसको लगता है कि उसने सोचा कि हाँ मैं पिछले जो ऑडिट था प्रीवियस ऑडिट उसका मैं ऑडिट एविडेंस यूज कर सकती हूँ, पर उसको एक ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा कि क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है. उसके लिए उसको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा. उसको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते करते उसको पता चला कि जो चेंज आया ना वो उसके जो ऑडिट एविडेंस जो उसने ऑब्टेन किया था उसको अफेक्ट कर रहे हैं. तो वो क्या करेगा, फिर से टेस्ट करना पड़ेगा उसको, करंट ऑडिट में फिर से उसको टेस्टिंग करनी पड़ेगी कंट्रोल्स की. और उसको लगता है कि नहीं नहीं सेम चलता हुआ आ रहा है, जो पिछले प्रीवियस ऑडिट था उसका प्रीवियस जो मैंने ऑडिट में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था वो सेम ही चलता हुआ आ रहा है, नो चेंज है. तो टेस्ट कंट्रोल एटलीस्ट वंस इन एवरी थर्ड ऑडिट, हर तीसरे ऑडिट के अंदर एक बार तो आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट वंस तो एक बार करना ही पड़ेगा एवरी थर्ड ऑडिट के अंदर. And shall test some controls each audit to avoid possibility of testing all controls in single audit period with no testing in subsequent 2 periods. तो आप क्या करो, ऐसे चल थोड़े थोड़े कंट्रोल्स को चेक करते जाओ, ऐसे कि ऐसा नहीं हो कि आगे के 2 साल आपको टेस्ट करना ही नहीं पड़ेगा कोई कंट्रोल को, ऐसा नहीं होना चाहिए. इन्होंने तो 3 साल बोला है, पर आपको थोड़े बहुत कंट्रोल्स इधर उधर भी टेस्ट करने चाहिए ताकि आने वाले 2 साल तक आपको ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी कंट्रोल टेस्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा बोल के रखा है इसने. वेदर, ये सेम टाइमिंग पे, ये टाइमिंग वाला ही चल रहा है नीचे भी. वेदर टू रिलाई ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट, रिलाई करना चाहिए इज अ मैटर ऑफ, ये क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट, इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है. फैक्टर्स दैट डिक्रीज पीरियड ऑफ रीटेस्टिंग, ये जो मैंने रीटेस्टिंग का पीरियड बताया था ना, 3 इयर्स जो भी बोल सकते हैं, कितना भी पीरियड, रीटेस्टिंग का पीरियड कोई फैक्टर्स कम कर देते हैं. कौन कौन से, अगर ऑडिटर को लगता है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, डेफिशिएंट जनरल आईटी कंट्रोल्स, सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट्स, ज़्यादा है मैनुअली काम होता है, पर्सनल चेंज हो रहे सिग्निफिकेंटली अफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, चेंज सर्कमस्टांसेस इंडिकेट नीड फॉर चेंज इन कंट्रोल. अब आता है उसके बाद सब्सटेंसिव प्रोसीजर. पहले हमने पढ़ा ओवरऑल रिस्पॉन्स, फिर असर्शन लेवल पर रिस्पॉन्स, फिर टीओसी क्या होता है. अब हम लोग पढ़ेंगे सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या होता है. सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या है, अब वो कितना सब्सटेंसिव प्रोसीजर हम लोग को टीओडी और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कितना करना होगा, वो कैसे पता चलेगा, नेचर एंड एक्सटेंट के अकॉर्डिंग पता चलेगा. ऑडिटर में डिटरमाइन दैट, वो क्या कर सकता है, खाली सब वही सेम है, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट जो मैंने बताया था पहले. ओनली क्या कर सकता है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, वो विल बी सफिशिएंट ओनली टीओडी और अप्रोप्रिएट, या फिर कॉम्बिनेशन. उसमें मैंने पढ़ा था ना सब्सटेंसिव प्रोसीजर और टीओसी के बारे में, या तो अलग कर सकता है या तो साथ में भी कर सकता है इनको, तो ये सेम वही है. सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जो रिलेशनशिप हम लोग बनाते हैं, मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम. ऑडिटर
substantive procedure include following audit procedure related to financial statement closing process. कौन कौन सा वो सब्सटेंशियल प्रोसीजर क्लोजिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब क्लोज होगा तब करेगा, वो अग्रीइंग करेगा, वो देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अग्री कर रहे नहीं कर रहे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, और एग्जामिन करेगा मटेरियल जनरल एंट्रीज को। अब इसमें आता है, एक बात आती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन की। एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो सिचुएशन हम लोग जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन ऑडिट एविडेंस। कब हम लोग यूज कर सकते हैं? बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, अकाउंट पेबल बैलेंस, इन्वेंट्री जो थर्ड पार्टी की वहां पड़ी हुई है, प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय द लॉयर्स, इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर सेफ कीपिंग बाय थर्ड पार्टी। फैक्टर्स असिस्ट करेगा कि ऑडिटर डिटरमाइन वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यू टू बी परफॉर्म्ड एज सब्सटेंसिव प्रोसीजर। मेरे को एज अ सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एज एक्सटर्नल कंफर्मेशन को। वो क्या दिखेगा? कंफर्मिंग पार्टी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उसके पास रिक्विजिट नॉलेज है कि नहीं, अगर होगा तभी वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज अ सब्सटेंसिव प्रोसीजर यूज करेगा। क्या वो विलिंगनेस है इंटेंडेड पार्टी मेरे को रिस्पॉन्ड करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, कंफर्मिंग पार्टी नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसिडर रिस्पॉन्डिंग टू कॉस्ट, अगर उसको लगता है कि बहुत टू टाइम कंज्यूमिंग है या टू कॉस्टली है तो उसका वो भी दिखेगा फैक्टर। कंसर्न अबाउट लीगल लायबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग, account for transaction in different currencies, operate in environment where responding not a significant aspect of day-to-day operation, और objectivity of the intended objectivity कैसा है उसका। टाइमिंग, अब कब करना पड़ेगा मेरे को सब्सटेंसिव प्रोसीजर? फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वेदर टू परफॉर्म सब्सटेंसिव प्रोसीजर एट इंटीरियम पीरियड। मैं इंटीरियम पीरियड में भी सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकती हूँ, तो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे? कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, पर्पस ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगर मेरे को लगता है कंट्रोल सही नहीं है कंपनी में तो मैं चाहूंगी कि इंटीरियम में करूँ सब्सटेंसिव प्रोसीजर। नेचर ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंसेस, अवेलेबिलिटी एट अ लेटर डेट ऑफ इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर ऑडिटर्स प्रोसीजर, एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू परफॉर्म सब्सटेंसिव प्रोसीजर और सब्सटेंसिव प्रोसीजर कंबाइंड विद टीओसी टू कवर रिमेनिंग पीरियड। क्या वो उसमें एबिलिटी है कि ऑडिटर के अंदर कि वो परफॉर्म कर सकता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग पीरियड? तो ये सब फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर इंटीरियम पीरियड में करना चाहिए कि डेट में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वेदर टू परफॉर्म सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर बिटवीन इंटीरियम एंड पीरियड एंड। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है ये, मतलब रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, वेदर पीरियड एंड बैलेंस रीजनेबल प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट कर पाएंगे तभी हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर पाते हैं। क्या वो देखेगा कि यार रीजनेबली प्रेडिक्टेबल है कि नहीं? वेदर एंटिटीज प्रोसीजर फॉर एनालाइजिंग एंड एडजस्टिंग सच क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस एट इंटीरियम डेट एंड फॉर एस्टैब्लिश proper accounting cutoff are appropriate, whether information system provide information concerning balance at period end and transaction in remaining period of sufficient to permit investigation of significant unusual transaction, cause of significant fluctuations, change of composition in class transaction and account balance। क्या उसका इन्वेस्टिगेशन वो कर पाएगा? क्या बोलते ना कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऐसा है कि वो पीरियड एंड और ट्रांजेक्शन इन द रिमेनिंग पीरियड वो ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? When substantive, ये नोट दिया हुआ है, when substantive procedure performed at interim date, auditor, अब हाँ ठीक है हमने कर, अब इसमें तो ये सब बता के रखे थे कि अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इंटीरियम पीरियड में आपको कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन होते हैं, सब्सटेंसिव प्रोसीजर करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने अगर किया है तो परफॉर्म किया है एट द इंटीरियम पीरियड डेट में, ऑडिटर कवर करेगा रिमेनिंग पीरियड बाय, कैसे कवर करेगा वो रिमेनिंग पीरियड को? या तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर कंबाइंड विद टीओसी कर लेगा, या तो डिटरमाइन करेगा इट इज सफिशिएंट फर्दर सब्सटेंसिव प्रोसीजर ओनली, वो क्या करेगा खाली सब्सटेंसिव प्रोसीजर ही परफॉर्म कर लेगा, या फिर सब्सटेंसिव प्लस टीओसी वो दोनों कर लेगा। ऑडिटर may determine effective to perform substantive procedure at interim date and compare balance at period end with comparable information at interim date to वो क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन अगर उसको मिलेगी एट द पीरियड एंड और उसको इंटीरियम डेट को वो कंपेयर करेगा टू फाइंड आउट
आइडेंटिफाई कोई भी अनयूजुअल अमाउंट तो नहीं है, इन्वेस्टिगेट करेगा सच अमाउंट को, परफॉर्म सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर और TUD टू टेस्ट इंटरवेनिंग पीरियड। अब वो क्या करेगा, इवेल्युएट द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। Information came to the auditor attention differs significant from information on which risk assessment was based। अब उसको लगा कि जो मैंने रिस्क असेसमेंट किया था, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन था जिस पे मैंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बनाए थे, वो डिफर कर रहे हैं जो मुझको सच में इन्फॉर्मेशन मिला है। मतलब क्या, जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया था वो गलत गलत बेस पे कर दिया था उसने। तो वो क्या करेगा, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट बाय परफॉर्मिंग substantive procedure, alter judgment about risk assessment and indicate significant deficiency in internal controls। risk assessment में जो उसने लिया था बेस, उसको बाद में मिला कि ये गलत है। aware of discrepancies in accounting records और conflicting और missing evidence। substantive procedure करने के बाद ही उसको पता चला कि ऐसे discrepancies है accounting records के अंदर। analytical procedure performed at the oral review stage indicate previously unrecognized। उससे रिस्क असेसमेंट करते करते कुछ छूट गया था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, नीड टू रीवैल्यूएट प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर, फिर से बनाना पड़ेगा ऑडिट प्रोसीजर को, रीवैल्यूएट फिर से करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा असेसमेंट एंड मॉडिफाई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर जजमेंट, व्हाट कंस्टिट्यूट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर। क्या है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट मींस, वो कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट इन असर्शन एंड लाइकलीहुड ऑफ इट्स मटेरियल इफेक्ट। अगर कोई मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एकदम मटेरियल इफेक्ट कर रही है, खुद अकेली या फिर दूसरों के साथ मिलके, तो ही वो एक मटेरियल होते हैं। मटेरियली इफेक्ट मतलब मटेरियलिटी तब आता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सपीरियंस गेन्ड, सोर्स एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, persuasiveness of audit evidence, understanding of entity and its control। फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ओरल रिस्पॉन्स क्या हम लोगों ने किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, और क्या हम लोगों ने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर किया था, ये मैंने बताया था ओरल रिस्पॉन्स। द लिंकेज ऑफ दोज प्रोसीजर विद असेस्ड रिस्क एट असर्शन लेवल, द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इफ ऑडिटर यूज ऑडिट एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, जो प्रीवियस ऑडिट का वो अगर ऑडिट एविडेंस यूज कर रहा है तो वो डॉक्यूमेंट करेगा कंक्लूजन रीच अबाउट रिलाइंग ऑन सच कंट्रोल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अग्री विद अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये पूरा कंप्लीट होता है SA 330। इसमें यहाँ पढ़ लेना उसको, ठीक है, थैंक यू।